कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 7वां पार्ट देख रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ये प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। ये जो प्रोग्राम है वो आपके कमेंट पे आधारित प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो भी आप लोग मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछे होते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 7वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के जो भी कमेंट आ रहे हैं वीडियो के माध्यम से प्रत्येक दिन मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो बदले में मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं दिखाऊं कि कल कितने कमेंट आए हैं तो देखिए इतने सारे कमेंट कल के आए हैं। लेकिन अगर मैं अभी फ़िल्टर का यूज करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि इसमें से कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर का यूज करता हूँ पब्लिक सब्सक्राइबर। अब देखिए आप खुद देख सकते हैं कि कितने कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। देखिए यहाँ तक मैं कल जवाब दे चुका हूँ। बाकी जो भी कमेंट आए हैं इसमें से सिर्फ जो भी लोगों ने कमेंट किए हैं उसमें से सिर्फ 1 2 3 4 5 लोगों का जो कमेंट आया है उसमें से एक आदमी का 2 आया है। बस इतने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। लेकिन अब मैं इस फिल्टर को हटाता हूँ। जितने लोगों का कमेंट आया है सबके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। तो यहाँ से मैं कमेंट को लेना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए अब मैं यहाँ से कमेंट लेना स्टार्ट करता हूँ। पहला कमेंट मैं लेता हूँ। सर, अगर मैंने डिवोर्स का केस फिल किया है और रिस्पॉन्स में वाइफ ने अंडर सेक्शन 24 मेंटेनेंस किया है, सो आई आस्क इन कोर्ट टू हर टू प्रोवाइड इनकम एसेट एफिडेविट एज पर रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट, या फिर मुझे वो पहले प्रोवाइड करना होगा। देखिए आपने डिवोर्स का केस किया है तो इसमें आपको रजनीश नेहा का जो एफिडेविट है वो देने की आवश्यकता नहीं है। रजनीश नेहा का जो एफिडेविट है वो मेंटेनेंस केस से संबंधित है। जो मेंटेनेंस मांगेगा उसे ही देना पड़ेगा। तो ऐसे में आप अपनी पत्नी से रजनीश नेहा का जो एफिडेविट है वो मांग सकते हैं। कोर्ट के समक्ष ये अपील कर सकते हैं कि कोर्ट पत्नी से रजनीश नेहा वाला एफिडेविट मांगे तो पहले पत्नी को देना पड़ेगा, बाद में आपको देना पड़ेगा। अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। मैं मेरी बीवी से बहुत परेशान हूँ। मुझे माँ बाप से अलग रहने को कहती है और गाली गलौज करती है और केस की धमकी देती है। 498 ADV 125 एक्सेट्रा में पंडित हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और मेरा पिताजी भी मुझे मंदिर मिला मालिक 4 से 5 हज़ार RS देता है एंड मेरे ज़मीन है न प्लॉट, किराए के मकान में रहता हूँ। अगर मैं घर छोड़ के कहीं दूर चला जाऊँ तो क्या मेरे माँ बाप को अपने मायके से परेशान कर सकती है। इनका पूछने का मतलब ये है कि इनकी पत्नी ने इनके ऊपर 498 ADV 125 का केस किया है। ये पूजा पाठ करते हैं, पंडित का काम करते हैं, कुल मिला के 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं। ना इनके पास प्लॉट है ना इनके पास घर है, ये किराए के मकान में रहते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाती हैं तो ऐसे में क्या करेगी इनकी पत्नी। क्या माँ बाप जो घर पे रहेंगे उन्हें परेशान कर सकती है। तो देखिए जो आपकी पत्नी ने केस किया होगा तो 498A में और DV के केस में तो जरूर आपके माँ बाप का नाम डाला होगा। 125 में सिर्फ आपका नाम होगा। तो ऐसे में आपके भागने से कुछ नहीं होता है। कानून से भाग के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ये केस ऐसे ही चलता रहेगा और आज नहीं तो कल तो आप वापस आएंगे ही। जब आप वापस आएंगे तो ऐसे में आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपको भागना नहीं चाहिए बल्कि डट के सामना करना चाहिए, लड़ना चाहिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहिए। तो भागने से कुछ नहीं होता है, भागना कभी भी नहीं चाहिए। अगर इस संबंध में आप डिटेल में और बात करना चाहते हैं तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके कॉल पे बात कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन पे सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
सर, अगर पति 125 डीबी केस में जो जवाब दावा लगाता है उसमें जो आरोप पत्नी पे लगा जाते हैं, अगर झूठा साबित हो जाता है तो क्या पत्नी 340 के तहत कार्यवाही कर सकती है? नहीं कर सकती है पत्नी, क्योंकि जो मुकदमा किया जाता है वो आरोप प्रत्यारोप के लिए ही किया जाता है। तो अगर आप जवाब दावा जो लगाते हैं, जवाबदेही लगाते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उसमें पत्नी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, तो ऐसे में पत्नी कुछ कार्यवाही नहीं कर सकती है जब वो झूठे साबित होंगे, क्योंकि जो मुकदमा ही होता है वो आरोप लगाते हैं, पहले वाद पत्र लगा के फिर जवाबदेही लगा के उसमें प्रत्यारोप भी लगाते हैं। तो पत्नी 340 के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 2005 धारा 12 के अंदर 2005, ये आपने क्या पूछा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से पूछिए और सही से पूछिए, तभी मैं इसका जवाब दे पाऊँगा। बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन जो भी आप लोग पूछा कीजिए स्पष्ट और सही रूप से पूछा कीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाऊँगा तो जवाब सही से नहीं दे पाऊँगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सेक्शन 9 में कोई जीत गया था बट डिवोर्स लेना है, ऐसे तो फंस जाएगा। किस प्रकार से फंस जाएगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। डिटेल में अपना क्वेश्चन पूछिए। सेक्शन 9 अगर आप जीत जाते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है और आप यहाँ पे हस्बैंड हैं, तो ऐसे में मान लीजिए आपकी पत्नी उस डिग्री का निरंतर 1 वर्ष तक पालन नहीं करती है, तो ये डिवोर्स का आधार बनता है। आप इस आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं अपनी पत्नी से। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। संडे मिस्ट्रिक वायलेंस के अंदर 5000 इंट्रीम हुआ है, उसको कैसे कम करें? जीत जाते बताओ सर प्लीज़। देखिए, अगर ये पूछने का इनका मतलब है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में 5000 इंट्रीम का ऑर्डर हो चुका है, इसको कम कैसे कराएं? तो कम कराने के लिए आपको अपील करना पड़ेगा सेशन कोर्ट में। आप सेशन कोर्ट में जाइए और तर्क दीजिए, वहाँ पे आधार बताइए कि आप क्यों कम कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपील करिए, अपील में जाके इसे आप कम करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बताना होगा कि आप कम क्यों कराना चाहते हैं, क्यों आपको लगता है कि गलत ऑर्डर हो गया है, आप मेंटेनेंस की राशि को क्यों कम कराना चाहते हैं। अगर आप सही चीज़ें सही रूप से बताते हैं, सही तर्क देते हैं, तो ऐसे में सेशन कोर्ट से इस ऑर्डर को कम कर दिया जा सकता है या फिर इसको ख़त्म ही किया जा सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी बीवी से ये क्वेश्चन का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। जो पंडित जी का क्वेश्चन था, पूछा था इन्होंने कि मैं छोड़ के चला जाऊँ तो क्या होगा, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। फिर एक बार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। चार्जशीट लगाने के बाद एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। देखिए, चार्जशीट लगने के बाद भी आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, ऐसे कई जजमेंट आ चुके हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंटीसिपेटरी बेल देखिए तब आपको लेना चाहिए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब चार्जशीट लग जाता है, सारी चीज़ें कोर्ट के पास चली जाती हैं, तो फिर पुलिस का पावर ख़त्म हो जाता है, पुलिस आपको फिर अरेस्ट नहीं कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल तो आप ले सकते हैं चार्जशीट लगने के बाद, लेकिन उसका कोई मतलब ही तब नहीं बनेगा, कोई फ़ायदा आपको लेने से नहीं होगा। आप जब चार्जशीट लग जाए उसके बाद रेगुलर बेल लीजिए, क्योंकि जब आप रेगुलर बेल लेंगे तो कोर्ट का भी यही मांग होता है कि आप अब रेगुलर बेल लीजिए। तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेना चाहिए चार्जशीट के बाद, आपको रेगुलर बेल लेना चाहिए। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। सर जी, मैंने 2005 में एक्स पार्टी तलाक लिया, अब एक्स बीबी, बेटा 21 साल, बेटी 19 साल, सीआरपीसी 125 किया है, बेटा बेटी स्टूडेंट है, बीवी ने दूसरी शादी की नहीं की, क्या मेंटेनेंस देना होगा? तो देखिए, आपका बेटा जो है वो 21 साल का हो गया है तो वो मेंटेनेंस नहीं पाएगा। बेटी 19 साल की है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो ये आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। 125 में आपसे मांग की जा रही है मेंटेनेंस का, तो बेटी मांग कर सकती है और आपकी पत्नी भी मांग कर सकती हैं। अब आपने डिवोर्स किस आधार पे लिया है, पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। डिवोर्स का आधार जब हम जान पाएंगे तभी बता पाएंगे। ऐसे में आपकी जो पत्नी है वो 2005 से पहले से ही हो सकता है आपसे अलग रह रही हों, तो वैसे ही आप साबित कर सकते हैं मेंटेनेंस केस में कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रही और इसी वजह से आपने डिवोर्स लिया। तो आप एक बार फिर से कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कौन से आधार पे आपने डिवोर्स लिया है, तभी मैं आपका जवाब सही से दे पाऊँगा। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं।
सर तलाक का केस एक्स पार्टी हुआ था, रिस्टोर हो गया है, विचाराधीन है। 125 में 1500 रुपये दे रहा हूं अंतरिम। डीवी में 3000 का केवल आदेश है, रहने का नहीं है, आगे अपील है। मैं 16 साल से माता पिता से अलग रह रहा हूँ। पत्नी 13 साल से मायके में रह रही है। 1 साल से सास ससुर के पास, पुलिस ने बढ़ा दिया है, जबरदस्ती रह रही है, कैसे निकाले? पुलिस एसडीएम से एसएसपी से कहती है हमारे पास कोर्ट का आदेश है। पुलिस पैसे खाकर झूठ बोल रही है। तो देखिए इसमें पुलिस पत्नी को नहीं निकाल सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस धक्के देके आपकी पत्नी को ऐसी स्थिति में बाहर निकाल देगी। पुलिस के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है। जो आपने अगर डिवोर्स का केस किया है उसी में आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन का इंटरिम ऑर्डर के लिए। तो ऐसे में इस प्रकार का आप इंटरिम ऑर्डर के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कोर्ट तत्काल एक आदेश करे और पत्नी को घर से बाहर निकाल दे। तो ऐसे में इस प्रकार का एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या फिर अलग से ही आप जुडिशियल सेपरेशन का भी केस लगा सकते हैं ताकि कोर्ट आदेश करे कि पत्नी को जो है कोर्ट घर से बाहर निकालने का आदेश कर दे। जब तक कोर्ट आदेश पत्नी को नहीं निकालने का करता है तब तक पत्नी को नहीं निकाला जाएगा। और पत्नी के पास अगर कोई आदेश नहीं है कि वो घर में रहे फिर भी उसका अधिकार है उस घर में रहने का, तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है। अगर इस बारे में डिटेल में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं, तो आप कॉल पे बात कीजिएगा अपॉइंटमेंट लेके। मैं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूंगा, क्या करना है सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि इसके लिए आपको जुडिशियल सेपरेशन का ही ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। वाइफ ने डीवी 125 और 498 ए किया है, मैंने सेक्शन 9 किया है जो एक्स पार्टी हो गया है, मैं अब क्या करूं? देखिए एक्स पार्टी आपका सेक्शन 9 हो गया है, आपको डिग्री मिल चुकी है। इसके बाद भी आपकी पत्नी अगर आके आपके साथ नहीं रह रही हैं तो इन सारे केसों में आप साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है वो बेवजह ही आपसे अलग रह रही हैं। आप उन्हें रहना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, वो साथ रखने को तैयार नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में आपका बचाव हो सकता है। तो डीवी के केस में 125 केस में 498 इन सारे केसों में आप यही साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है बेवजह ही आपसे अलग रह रही हैं। इस बात के आपके पास सबूत भी है, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है सेक्शन 9 में पत्नी साथ नहीं रह रही है। तो डीवी केस में भी आपका बचाव होगा, भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। 125 में भी आपका बचाव होगा, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो पत्नी अकारण ही अपने पति से अलग रहती है वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। और यहाँ आपकी जो पत्नी है वो कोर्ट यही मानेगा कि अकारण रह रही हैं, क्योंकि आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है। और साथ ही साथ 498 में भी ये बात आप साबित कर पाएंगे कि आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिली है, आपकी पत्नी बेवजह ही अलग रह रही है। तो ऐसे में आपका बचाव होगा। तो सेक्शन 9 के आधार पे आप सारे केसों में अपना बचाव कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। पत्नी ने फॉल्स इम्पोर्टेंसी का केस डाल दिया है, कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि हस्बैंड इज नॉट इम्पोर्टेंट? देखिए इम्पोर्टेंट का मतलब होता है नपुंसक। यहाँ पे कौन सा केस आपकी पत्नी ने किया है, पहले आप ये चीज़ स्पष्ट कीजिए। क्या आपकी पत्नी ने डिवोर्स का केस डाला है या फिर 498 के केस में आरोप लगाए हैं? तो ये भी चीज़ स्पष्ट कर दीजिए कि कौन सा आपकी पत्नी ने केस किया है, क्या शून्य विवाह के लिए किया है, किस प्रकार का केस किया है, कौन सा केस किया है, ये भी आप स्पष्ट कर दीजिए। रही बात किसी भी केस में अगर आपको साबित करना हो इस चीज़ को, अपना मेडिकल स्थिति को, तो ऐसे में आप मेडिकल करा सकती हैं, इस बात का जांच करा सकती हैं और कोर्ट के समक्ष सबूत के तौर पे पेश कर सकती हैं कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वो गलत आरोप लगा रही है। तो इसके लिए आप अपना मेडिकल जांच करा सकती है और कोर्ट के समक्ष अपने सबूत को पेश कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर पत्नी जॉब करती है तो क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा? हाउ टू गेट एविडेंस डेट सी वाज वर्किंग? देखिए अगर आपकी पत्नी कमा रही है और इतना कमा ले रही है कि वो अपना खर्चा चला सके, पति के हैसियत के बराबर वो रह सके, तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आपकी पत्नी है महीने का 1000 2000 ट्यूशन पढ़ा के या फिर कोई छोटा मोटा काम करके, छोटी मोटी नौकरी करके कमा ले रही है, तो ऐसे में तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कोर्ट ने अब ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि अगर आपकी पत्नी इतना कमा ले रही है कि अपना खर्चा चला ले, भरण पोषण कर ले, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस पाने की हकदार तो नहीं रहेगी। लेकिन इतना कम अगर कमा रही है कि वो अपना खर्चा नहीं चला सके, 2-4000 3000 ऐसे ही रुपए वो महीने का कमा रही है, तो उसका जो भरण पोषण पाने का अधिकार है वो समाप्त नहीं होगा।
तो अगर आपकी पत्नी इतना कमा ले रही हैं कि अपना खर्चा चला ले, तब वो भरण-पोषण नहीं पाएँगी। बाकी रही बात आप एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, तो ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे आपको कलेक्ट करना है, क्या करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन-कौन से आप सबूत कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी पत्नी आरटीआर भरती है, तो वो आप लाके दिखा सकती हैं। बैंक स्टेटमेंट लाके दिखा सकती हैं। जहाँ काम करती है, उसकी उपस्थिति पंजिका को लाके दिखा सकते हैं, या फिर ऐसा ही कोई सबूत लाके दिखा सकते हैं जिससे साबित कर पाए कि आपकी पत्नी काम करती हैं। इस बारे में डिटेल में आप जानने के लिए, और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे कॉल पे बात कीजिएगा अपॉइंटमेंट लेके। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। सर, पति पर 498 ADV 125 केस हो जाए और पति विदेश चला जाए तो क्या होगा? उसके परिवार वालों को कोर्ट क्या कार्यवाही करता है और पति क्या कार्यवाही कर सकता है? तो देखिए, आपको केस से भागना नहीं चाहिए। आप भाग के कहीं नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। आप भाग के कहीं नहीं जा सकते हैं। और यही बात, आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कॉल पे बात कीजिएगा अपॉइंटमेंट लेके। मैं सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा। यहाँ मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता हूँ, ऐसे डिटेल में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। बस आपको यही समझा सकता हूँ कि कोर्ट कचहरी से भागने से, केस से भागने से आप कहीं बच के नहीं जा सकते हैं। आज नहीं तो आपको कल आना ही पड़ेगा। और रही बात, अगर आप भाग जाते हैं तो आपके माता पिता तो घर पे रहेंगे। तो ऐसे में 498 केस में भी माता पिता का नाम होगा, डीवी के केस में भी माता पिता का नाम होगा। तो उनको तो ये केस लड़ना ही पड़ेगा। तो उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि आपका बेटा भाग चुका है, तो हो सकता है कोर्ट यही तर्क मान ले, यही चीज़ मान ले कि मार पीट के भाग गया है इसीलिए नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपके माता पिता के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है कि जब बेटा मार पीट के भाग गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि पत्नी के साथ वास्तव में उत्पीड़न हुआ हो, क्योंकि भागता वही आदमी है जो अपराध किया होता है। तो ऐसे में माता पिता के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो भागने से कुछ नहीं होगा, माता पिता के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब हम अपने अगले कमेंट पे पढ़ते हैं। अगर कोई उसका पति परेशान हो और उसकी सास के कहने पे वह प्रताड़ित करता हो और मानसिक टॉर्चर करते हो, दिनों में से काफ़ी दिनों से यह बात चल रही हो जिसे 2 साल से, और वह पत्नी परेशान हो गई हो, उसने पति के समझाने बुझाने की बहुत की परंतु वो समझ नहीं रहा हो, उसके माँ के कहने पे चल रहा हो, बच्चे भी बड़े हो गए हो, मेरे कुछ भी बात नहीं पूछते हैं, केवल और केवल दासी की तरह यूज करते हैं। तुम इन सब से परेशान होकर सुसाइड के बारे में सोच रही हूँ। तो मेरे एक लड़का मिला और उससे प्यार हो गया। तुम अब उससे शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरे और मेरे प्रेमी की कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई रास्ता बताओ मेरे को। अगर मेरे प्रेमी से शादी नहीं हुई तो यहाँ पर मेरी मौत होनी निश्चित है। मेरे ससुराल वाले और मेरे पीहर वाले एक पक्ष में, मेरी मम्मी तुझे भी बोलती है कि बेटी सब कुछ सहन करना होगा, कभी कभी दिन में 2-3 दिन बाद लड़ाई झगड़े तूने कहा हटके लग जाती है कि सिर पर लग जाती है, प्लीज़ मुझे इसका उपाय बताओ। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जब आप शादी करना चाहती हैं किसी अन्य के साथ, तो ऐसे में आपको डिवोर्स देना होगा। पहले आपको तलाक लेना पड़ेगा। जब आपका डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद ही आप लीगली तौर पे दूसरा शादी कर सकती हैं। तो पहले ये सब जो भी आपके साथ प्रताड़ना होती है, जो भी हिंसा आपके पति आपके साथ कर रहे हैं, पति के घर वाले कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने पति से बात कर लीजिए कि मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूँ। अगर वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए रेडी हो तो ऐसे में आप दोनों लोग डिवोर्स ले लीजिए। अगर वो आपको डिवोर्स देने को नहीं तैयार होते हैं तो ऐसे में आपके साथ प्रताड़ना तो हो ही रही है, हिंसा तो हो ही रही है। तो ऐसे में इन सब आधारों पे आप कंटेस्टेड डिवोर्स का पिटीशन लगाइए, क्रुएल्टी को साबित करिए। और अगर ये चीज़ें आप साबित कर देती हैं कोर्ट में, तो आपको कोर्ट डिवोर्स की डिक्री दे देगा। जब आपका डिवोर्स हो जाएगा तो फिर आप फ्री हैं, जहाँ चाहे आप शादी कर सकती हैं। तो ऐसे में आपको यही करना पड़ेगा। पहले बात कीजिए म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स से अपने पति के साथ। अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो कंटेस्टेड पिटीशन लगाइए। इन सारी चीज़ों को साबित करिए जो आपने बताया कि आपके साथ इस प्रकार की प्रताड़ना होती है, साबित कर देती हैं, तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। उसके बाद आप शादी कर लीजिएगा। बिना डिवोर्स लिए अगर आप शादी कर लेती हैं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर सर फॉर रिप्लाइंग माय कमेंट। जो मैंने आपसे साले के लिए पूछा था, मेरा साला और उसका पेरेंट सेक्शन 9 केस नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि वाइफ ने फेक ब्लेम्स लगाए हैं। अब वाइफ को नहीं रखना चाहते हैं लोग। उसकी शादी को 10 ईयर हो चुका है, 9 ईयर्स का बच्चा भी साले के पास ही है जिसकी कस्टडी नहीं चाहिए। उसकी वाइफ को बस पैसा मांग रही है मीडिएशन में विथ म्यूचुअल डिवोर्स। प्लीज़ बताइए कि क्या करें। तो देखिए, यही होता है जब भी म्यूचुअल डिवोर्स की बात आती है पत्नी के सामने, तो ऐसे में वो पैसे की डिमांड तो करती ही है। तो अगर आप पैसा देकर म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप बात करिए, चित करिए, दोनों लोग बैठ चित के बात करिए और प्रयास कीजिए कि कम से कम पैसे में डिवोर्स हो सके, कम से कम पैसे में विवाह विच्छेद हो जाए। क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट जब भी डिवोर्स लेंगे आपके साले अपनी वाइफ से, तो उन्हें पैसा तो देना ही पड़ेगा। बाकी रही बात, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, अब आपके साले नहीं रखना चाहते हैं अपनी वाइफ को, डिवोर्स लेना चाहते हैं फ्री में, तो ऐसे में उन्हें कंटेस्टेड पिटीशन डिवोर्स लगाना पड़ेगा। आपके साले की जो वाइफ है वो क्रुएल्टी की हैं, साथ ही साथ अकारण ही अलग रह रही हैं। तो इन सब आधारों पे, क्रुएल्टी के ग्राउंड पे, डिजर्सन के ग्राउंड पे डिवोर्स का केस लगाइए। जब सेक्शन 9 लगाना ही नहीं चाहते, रखना ही नहीं चाहते, तो डिवोर्स केस लगाइए। डिवोर्स केस में अपने उचित आधार बताइए, अपने उचित आधारों को साबित करिए और फिर इस प्रकार से आप फ्री में डिवोर्स ले सकती हैं। आपका एक भी पैसा नहीं खर्च होगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर पत्नी फर्स्ट मोशन पे पैसे लूटने के बाद सेकंड मोशन में भगोड़ी हो जाए तब क्या करें। देखिए, इस समस्या को मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार मैं वीडियो भी बना के बता चुका हूँ कि यही हो रहा है कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में पत्नी पहली मोशन में आ रही है, पैसे ले रही है, फिर भाग जा रही है, फिर दोबारा आ ही नहीं रही है। तो ऐसे में पति क्या करे। तो देखिए, अगर ऐसी समस्या आ जा रही है तो आपके सामने ऐसा डर है तो फर्स्ट मोशन में आप कम ही पैसा दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर 5 लाख में डिवोर्स की बात तय हुई है तो ऐसे में फर्स्ट मोशन में सिर्फ आप 1 लाख रुपए दीजिए, बाकी 4 लाख रुपए कह दीजिए कि जब सेकेंड मोशन होगा तभी हम दे पाएंगे, वैसे नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने बचाव में काम कर सकते हैं। बाकी अगर फर्स्ट मोशन पे ही सारा पैसा दे देते हैं आप, सेकेंड मोशन में वाइफ भाग जाती हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट भी इसमें आपकी कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही थी म्यूचुअल कंसेंट से हो रही थी, तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बचाव में आप यही कर सकते हैं कि पहले कम पैसा दीजिए और जो ज़्यादा पैसा है वो सेकेंड मोशन पे आप दीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा वाइफ उसके जीजा के बात सुनकर पॉइजन मुख के विटोर लिया और फेंक दिया। बाद में मेरे प्रूफ 498 307 54 केस कर दिया। पिता भी मेरा जीजू पर जिस दिन से केस डाला था उस दिन से रंग। ये देखिए, क्या आप पूछे हैं, सही से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से आप लोग क्वेश्चन पूछा करिए। ऐसे आप लोग पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो सही से आप लोग क्वेश्चन पूछा कीजिए, जो भी चीज़ें पूछिए। इस तरह से मैं नहीं बता पाऊंगा। अब बाद में 125 मामला किया है प्राइमरी स्कूल टीचर प्रेजेंट में सस्पेंड। सर, मेरा कोई बेबी नहीं है, मेरा वाइफ मेंटेनेंस पड़ेगा क्या। अब क्या आप पूछ रहे हैं। मिसिंग डायरी था, मेरी वाइफ बाद में 125 किया, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर प्रेजेंट में सस्पेंडेड। अब क्यों आप सस्पेंड हुए हैं, क्या हुआ है। आपकी पत्नी ने अगर 125 किया है तो आपके जैसा क्वेश्चन से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी पत्नी आपके ऊपर केस कर दी है और ऐसे में मेंटेनेंस भी मांग रही है। तो ऐसे में आप साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है अकारण ही आपसे अलग रह रही हैं। अगर ये चीज़ आप 125 सीआरपीसी में साबित कर देते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बाकी रही बात आपके क्वेश्चन की, तो स्पष्ट रूप से पूछिए, तभी मैं सही से जवाब दे पाऊँगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हस्बैंड को और सबूत जमा करने थे वाइफ के खिलाफ, जैसे वीडियो बना लेता कि वाइफ के और चैट के वीडियो बना लेता, क्योंकि कोर्ट में वाइफ का ये बोलता है कि पिक्स एडेड की हुई है या फिर नहीं हुई है, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता। घोर कलयुग आ गया है, आजकल हस्बैंड हार जाते हैं, परेशान हैं, घर में भी कोर्ट में भी। तो देखिए, जिसके पास सबूत होगा वही जीत पाएगा। अगर सबूतों के आधार बिना की ही आप कोई केस कर देते हैं, आपके पास सबूत नहीं है और ऐसे ही आप केस कर देते हैं, जैसे वाइफ ने ही झूठा केस कर दिया, 498A लगा दिया, तो जो झूठा केस करेगा जिसके पास सबूत नहीं होगा वो तो हारेगा ही, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है।
तो कोई भी केस आपको तभी लगाना चाहिए जब उसके लिए सिद्ध करने के लिए आपके पास एविडेंस है। बिना एविडेंस के कोई भी केस आप करेंगे, एविडेंस नहीं होंगे आपके पास, कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे, तो आप हार ही जाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेरे ऊपर 5,000 एंट्री मेंटेनेंस हो गया है, इन सब के लगाया है, कितने दिन तक बताइए। देखिए, जब एंट्री मेंटेनेंस एक बार हो जाता है तो ऐसे में जब तक केस चल रहा होता है, जिस केस में भी ये ऑर्डर हुआ रहता है, तो ऐसे में जब तक ये केस चलेगा, जिस केस में भी एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, तब तक आपको मेंटेनेंस ये जो 5,000 एंट्री हुआ है वो देना पड़ेगा। तो अगर 125 में हुआ है तो जब तक 125 का केस चलेगा तब तक ये एंट्री मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। डीबी में हुआ है तो डीबी का केस जब तक चलेगा तब तक आपको देना पड़ेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सन्नी मेंटेनेंस में अपील कितने दिन तक रहेगा, पति के द्वारा लगाया। अब देखिए, अपील का कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने दिन तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो ऐसे में आप अगर अपील किए हैं मेंटेनेंस केस में तो 125 सीआरपीसी में, तो आपको हाई कोर्ट में करना पड़ेगा। अब ये कितने दिन तक अपील चलेगा इसका कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि सब कुछ सही चलता है हाई कोर्ट में, तो ऐसे में 6 महीने तक लग जाते हैं इस केस को डिस्पोज होने में, ख़त्म होने में, अपील का निष्कर्ष निकलने में। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, 18 साल से अलग तलाक के बाद बीवी ने 2021 में डीवी किया है, क्या करें। तो देखिए, अगर 18 साल से आपकी वाइफ जो है वो अलग रह रही हैं और आपका तलाक भी हो चुका है और अब जाके आपकी वाइफ ने डीवी के अंतर्गत केस कर दिया है 2021 में, तो ऐसे में डीवी के केस में आप यही साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है इतने दिनों तक कहाँ थी, इतने दिनों तक क्यों नहीं कोई केस किया, अलग क्यों रह रही थी, और तलाक किस आधार पे मिला है, ये भी चीज़ थोड़ा स्पष्ट कर देते तो आपके लिए अच्छा होता, मैं और अच्छे से आपको सलाह दे पाता। तो ऐसे में 18 साल के बाद अगर केस हुआ है तो उसमें आप यही साबित करिए, पहले तो आपकी पत्नी इतने दिन तक कहाँ थी, इतने दिनों तक क्यों नहीं केस किया, साथ ही साथ वो क्यों केस किया है इसको भी आप स्पष्ट कीजिए। यानी कोई ना कोई ज़रूर ग्राउंड होगा, कोई ना कोई ज़रूर वजह होगा जिस वजह से उन्होंने केस किया है। जैसे 18 साल तक उनका अफेयर चला होगा, लड़के ने अब छोड़ दिया होगा, तो ऐसे में अब उन्होंने केस किया होगा, या फिर ऐसा ही कोई आधार होगा, रीजन होगा। तो आप इस चीज़ को भी कोर्ट के समझ रखिएगा अच्छे तर्कों के साथ, कुछ सबूतों के साथ, तो आपका बचाव हो पाएगा। साथ ही साथ कोर्ट के सामने ये भी आप तर्क रखिए और सबूत रखिए कि अकारण ही आपसे अलग रही, इसी वजह से आपने डिवोर्स लिया और इस वजह से आपने डिवोर्स लिया। सारी चीज़ें कोर्ट के समझ प्रस्तुत करिएगा, तर्क के साथ रखिएगा, सबूत दीजिएगा, तो आपका बचाव हो पाएगा, आप डीवी का केस जीत पाएंगे। बाकी अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कॉल पे मुझसे बात कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेके मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। तो यही कुछ कमेंट आए थे। अब इसके बाद के ये जो कमेंट है इसका जवाब मैं कल के वीडियो में दे चुका हूं, तो जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो बदले में आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो मैंने जो भी कमेंट आए थे उसका जवाब दे दिया है। मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।